निगाहें भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर थी। सुषमा स्वराज को यूनाइटेड नेशंस में भाषण देना था, उन्हें पाकिस्तान को 2 टूक जवाब देना था और इसमें सुषमा स्वराज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सुषमा स्वराज ने नवाज शरीफ को बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की याद दिलाई। साथ ही उन्होंने दुनिया भर को बताया कि जिसे यूनाइटेड नेशंस ने आतंकी घोषित कर रखा है वो पाकिस्तान में खुलेआम जलसे कर रहा है। सुषमा स्वराज ने साफ साफ कहा कि आतंक बोना, आतंकियों को पालना पोसना और आतंक का निर्यात करना कुछ देशों का शौक बन गया है। जब तक ऐसे देशों को अलग थलग नहीं किया जाएगा तब तक आतंक खत्म नहीं होगा। उरी में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हद से ज्यादा है। भारत हर मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम चला रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं कि उरी में हमला करने वालों को सजा जरूर देंगे। भारत ने फिलहाल अपनी रणनीति पर तो चुप्पी साध रखी है, लेकिन कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज लगातार बुलंद होती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि मेरे देश में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, और वो खुद क्या कर रहे हैं वहां। मैं कह सकती हूं यहां कि आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। अध्यक्ष जी की शर्तों के आधार पर नहीं, मित्रता के आधार पर हमने पाकिस्तान के साथ सारे के सारे विवाद सुलझाने की पहल की थी, और मित्रता भी सहजता की तरफ जा रही थी। कभी ईद की शुभकामनाएं, कभी क्रिकेट की शुभकामनाएं, कभी स्वास्थ्य के हाल का कुशलक्षेम। हमने 2 बरस में मित्रता का वो पैमाना खड़ा किया जो उससे पहले कभी नहीं था। लेकिन हमें मिला क्या बदले में? पठानकोट, उरी, बहादुर अली। अगर कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो मेरी मांग है कि हम उसे अलग थलग कर दें, क्योंकि दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद, और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज के भाषणों से पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ेगा? सीधी कार्रवाई में देरी मजबूरी है फिर या रणनीति का हिस्सा? सीधे चलते हैं, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जो मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन मीम अफजल साहब हैं, हमारे साथ पूर्व राजनयिक सुरेंद्र कुमार जी हैं, और रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह साहब हैं, जाना माना चेहरा है हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जानकार। सबसे पहले शाहनवाज साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, सब लोग सोच रहे थे कि अगर सुषमा स्वराज जी कुछ कहेंगी तो आज शायद वो ये भी कह सकती हैं कि पाकिस्तान को एक आतंकी मुल्क घोषित किया जाए। बात ये हो रही है कि क्या पाकिस्तान को एक आतंकी मुल्क घोषित किया जाए। मेरे साथ शाहनवाज हुसैन साहब नहीं है, लेकिन सिंह साहब आपको नहीं लगता कि यूनाइटेड नेशंस के मंच पर यह बात होनी चाहिए थी? ये बिल्कुल होनी चाहिए थी। देखिए, जो सुषमा जी ने कहा आज, तो ये ग्लोबल जिहाद से सभी पीड़ित है, लेकिन ग्लोबल जिहाद जब हमारे रीजन में आ जाता है तो वो एक प्रॉक्सी वॉर, जिहादी प्रॉक्सी वॉर का स्वरूप ले लेता है, और उस प्रॉक्सी वॉर का से पीड़ित अभी जो नाटो फोर्सेज हैं, जो अमेरिकन लेड नाटो फोर्सेज हैं, वो भी हैं, और हम भी हैं उसके। तो ये देखिए, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्या ये इसका कहीं सोल्यूशन, इसका खात्मा आप देख रहे हैं। तो मुझे अभी इस पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल हवा बह रही है, और वो आइडियोलॉजिकल हवा वो जिहादियों को तैयार कर रही है। वही आइडियोलॉजिकल हवा तहरीके तालिबान पाकिस्तान पैदा करती है, वही अफगान तालिबान पैदा करती है, और वही आइडियोलॉजिकल हवा हमारी तरफ आती है और यहाँ भी प्रॉक्सीज क्रिएट करती है। ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में उसकी आइडियोलॉजिकल हवा नहीं है। अगर वो आइडियोलॉजिकल हवा नहीं होती तो यहाँ भी मतलब उसका, ये पाकिस्तान से ये गंदी हवाएं जो चल रही हैं, वो उसका असर हमको सब कश्मीर से लेकर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। तो जहां तक देखिए, ये हम इसके शिकार होते रहे हैं और हमको इसका इलाज ढूंढना होगा।
हम ही नहीं शिकार हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है। बलूचिस्तान का जिक्र किया सुषमा स्वराज जी ने। आप अगर पूरे नक्शा ले लें पाकिस्तान का, तो पूरा का पूरा पंजाब, उसमें सराइकी इलाका आप निकाल दें, और जो कुछ हिस्से जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वही जिहादी तैयार कर रहे हैं, वही जिहाद की फैक्ट्री है। बाकी एक भी जिहादी आपको सिंध से नहीं निकल रहा है, एक भी जिहादी बलूचिस्तान से नहीं पैदा हो रहा है, एक भी जिहादी पीओके से नहीं पैदा हो रहा है। लेकिन मालूम है आपको कि इसकी सजा क्या भुगतनी पड़ रही है उनको। बार बार हफीज सईद को भेजा जाता है कि वहां इंडोक्ट्रिनेट करो, मदरसे खोलो, और उन पर उनको पीड़ित किया जा रहा है कि तुम कैसे मुसलमान हो कि तुम जिहादी नहीं पैदा करे। सिंधियों को बोला जा रहा है, बलूचीज को बोला जा रहा है। आज आपको मालूम है, मैं आपको ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन्होंने इस्लामिक स्टेट का एक एफिलिएट लश्कर खुरासन से ये बलूचियों पे कहर ढा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं कि तुम असली मुसलमान नहीं हो। और जानते हैं कहां से ऑपरेट कर रहे हैं? फ्रंटियर कोर के बैरक से ये ऑपरेट कर रहा है लश्कर खुरासन। तो इस्लामिक स्टेट को भी अब कंट्रोल करने लगा है उस रीजन में, जो आईएसआई है। तो ये देखिए, ये विचारधारा जो है, जब तक ये फौजी इस विचारधारा को और या फौजी और पंजाबी ये विचारधारा को एनकरेज करते रहेंगे, तब तक ये सोल्यूशन नहीं निकलेगा। या तो पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए वो लोग जो कि अमन पसंद करते हैं, और या नहीं तो आपको कोई ये पंजाबियों को और ये फौजियों का इलाज आपको ढूंढना होगा। इलाज ढूंढना होगा। लेकिन सवाल ये है शहनवाज जी, जो मेरे आज डिस्कशन की टैगलाइन भी है कि क्या पाकिस्तान को भाषणों से फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे नहीं लगता ये बातों से मानेगा। देखिए, जहां तक सवाल है, दो तरह से देश काम करता है। एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे काम होता है और एक बॉर्डर के फ्रंट पर जवाब मिलता है। तो जो सवाल नवाज शरीफ ने यूएन जनरल असेंबली में खड़े किए थे, उसका जवाब बहुत अच्छे से भारत की तरफ से मिला है। ये सरकार या व्यक्ति का नहीं बल्कि देश का जवाब है, और ये जवाब उनको मिला है। पूरी दुनिया में उनको अलग थलग करने की बात कही गई है। बहुत खूबसूरती से सुषमा जी ने अपनी बात वहां पर रखी है, मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूं। जहां तक सवाल होता है कि सिर्फ बातें होंगी, खासकर हमारे कई मुखालफिन नेता रोज बयान ऐसा दे रहे हैं, जैसे मनीष तिवारी ने अभी कहा कि लच्छेदार भाषण से नहीं होगा। तो क्या कांग्रेस कहना चाहती थी कि यूएन जनरल असेंबली में भारत जाकर अपना पक्ष ही न रखे, भारत पाकिस्तान का जवाब ही न दे, और अगर अच्छे से जवाब दिया तो वो लच्छेदार कहलाएगा? ये इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो देश जब वो बोल रही थी तो नीचे भारत की लिखा आ रहा था, भारत, यानी वो भारत की तरफ से बोल रही थी। अब यूएन जनरल असेंबली में जो बात शुरू हुई थी, शुरू पाकिस्तान ने किया था, खत्म हमने कर दिया है, और पूरी दुनिया में जिस तरह उनको आइसोलेट करना है वो हमने कोशिश कर दी है, उस पर हमें साथ मिल भी रहा है। लेकिन मैं ये अपील करूंगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री पर, सरकार पर और सेना पर पूरा भरोसा करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, और ये भी मैं कह रहा हूं क़यामत तक इंतजार न करें। आपको भरोसा होना चाहिए कि जो चीजें जिनको तय करनी है उनको तय करने दीजिए। सलाह आपकी मुबारक हो, जिनको भी सलाह देनी है आपके टेलीविजन पर दी गई सलाह को भी हमारी सरकार नोट करती है। कोई अलग से भी सलाह दे तो दे सकते हैं। प्रधानमंत्री तो अपने ऐप पर हर तरह के मशवरे मांगते हैं और मशवरे का सम्मान भी करते हैं, लेकिन भारत क्या करेगा ये वक्त बताएगा। वो कहते हैं ना, दरिया हो खामोश तो मत समझ
की रवानी नहीं है। हम अपने फर्ज से मजबूर, मत समझ के जोशे जवानी नहीं है। उठेंगे तो तूफान बनकर उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। चलिए, जो बहुत चीज जिस दिन ठान लेगी भारत की सेना, वो डेट का इंतजार कीजिए। उस डेट के बाद पाकिस्तान दुनिया के सामने हाथ फैलाता रहेगा। मौका बहुत दिया। मैं आज एक यूट्यूब पे एक वायरल हो रहा था, किसी ने मुझे वीडियो भेजा। पाकिस्तान के एक रहनुमा कह रहे थे कि भारत वैसे ही कर रहा है जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, पूरे दुनिया में घूमकर सपोर्ट ले लिया था और पाकिस्तान का बंटवारा हिंदुस्तान ने करवा दिया था। और वो मोदी जी के डिप्लोमेसी की तारीफ कर रहे थे। मैं समझता हूं पाकिस्तानी करे नहीं करे, अभी सबको राजनीति करनी है, अलग मुद्दे पर करेंगे, लेकिन ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर हम सबके स्वर जबान सब एक रहने चाहिए और इकट्ठे होकर 121 करोड़ लोग एकदम इकट्ठे होकर दिखें। ये देश के हित में भी है और पाकिस्तान को उसको हैसियत बताने के लिए भी ठीक है। एक मिनट सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं पहले तस्वीरें बता दूं। कई सारे देशों के नेता विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से यूएन जनरल असेंबली में उनके भाषण के बाद उनसे मिले। सिंह साहब, फिर सुरेंद्र कुमार जी के पास जाऊंगा और वही सवाल पूछूंगा कि भारत को ये कहने में क्या दिक्कत है संयुक्त राष्ट्र में कि इसे आतंकी देश घोषित किया जाए? सिंह साहब। नहीं, शाहनवाज साहब ने जो कहा, मैं केवल ये बाईपार्टीसन पॉलिटिक्स के इम्पेरेटिव पे बात करना चाहता हूं कि देखिए, कल जरदारी ने बात किया जॉन मैकेन से, सीनेटर जॉन मैकेन से, और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है कि हम पर मतलब ये इस तरह के प्रतिबंध लगाने की बात चल रही है जो यूएस कांग्रेस में मूव हुआ है। तो मैकेन साहब ने उनको आश्वासन दिया कि जो भी होगा ये नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। तो आप देखिए कि वहां पर वो बिल्कुल जो ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, बिल्कुल पाकिस्तान में एक है। हम ऐसी ही यूनिटी यहां भी उम्मीद करते हैं इस नाजुक वक्त में। देश हित के मुद्दे पर मुझे नहीं लगता कि मीम अहमद जैसे डिप्लोमेट किसी तरह की नुक्ताचीनी करेंगे और न ही उन्होंने की है। मैं उनके पास जाऊं उससे पहले सुरेंद्र कुमार जी से जानना चाहता हूं। सुरेंद्र कुमार जी, क्या कूटनीतिक तौर पर, हम शायद देश के लोग भी जो मेरा शो देखते हैं वो कम समझते होंगे कि कूटनीति की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, लेकिन क्या यूएन जनरल असेंबली में सुषमा स्वराज ये मांग नहीं कर सकती थी कि पाकिस्तान को एक आतंकी देश घोषित? आप उनके भाषण को ध्यान से सुने। उन्होंने कहा इस तरह के देश जो ऐसा करते हैं उनको अंकित किया जाएगा। इसका कहना मतलब वो यो उनको अलग थलग किया जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि ये जो है उनका फैक्ट्री चला रहे हैं, उनका ऐसा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं भारत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में जो प्रधानमंत्री ने केरला में कहा है उससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री आपको नहीं मिल सकती। क्या हालत है, क्या आगे? उन्होंने ये नहीं कहा एक्शन नहीं होगा, उन्होंने कहा वी विल नॉट फॉरगेट अवर सोल्जर हु हैव बीन किल्ड बट वी विल टेक एक्शन। उसके साथ उन्होंने अवाम से बात की, उन्होंने सब कुछ ज्यादा। पर मैं ये कह रहा आज इकोनॉमिक टाइम में मेरा एक आर्टिकल छपा है, उसमें मैंने 7-8 पॉइंट दिए हैं। हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम सारे वर्ल्ड में इसको आइसोलेट करेंगे। उसके साथ साथ मैंने ये कहा हमारे 7 समिट होती हैं, हर सम्मेलन में कहा जाता है हम अपनी इस भूमि को कभी सेफ हेवन नहीं होने देंगे, यहां से दूसरे मेंबर्स की टेरिटरी में अटैक नहीं होने देंगे। ये हो रहा पाकिस्तान से। हमें पहल शुरू करनी चाहिए कि हम ये समिट आने वाली जो है उसको अटेंड ही नहीं करेंगे, हम इसकी पहल चलाएं कि पाकिस्तान की मेंबरशिप को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाए। यूएन ने जिन ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट घोषित किया है वो लोग खुलेआम पाकिस्तान घूम रहे हैं। ये एक बेसिस हो सकती है, हम डिमांड करें, चाहे होगा नहीं पर प्रेशर डालने के बाद डिमांड करें कि इनके यूएन की मेंबरशिप सस्पेंड हो, ठीक है, कॉमनवेल्थ में सस्पेंड हो। हम इंटरनेशनल प्रेशर डालने के, देखिए वो बात वही है कि जो एक देश कोई बात इंटरनेशनल बात नहीं मानते, उनके इतने प्रूफ है उसका, उनके पास प्रेशर डालना चाहिए। और दूसरे आप बात कर रहे हैं दूसरे देश, जैसे उनके पड़ोसी देश हैं, चीन, उनका बहुत बड़ा सफर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, जो कोई देश हैं। हमारी आजकल जो इकोनॉमिक स्थिति है, जो इंसेंटिव हमारा बिग मार्केट इन्वेस्टमेंट का, बिजनेस का, इसका लेवरेज हम अभी पूरी तरह नहीं करें। बहुत से देशों के साथ देखिए, आप कंपेयर करिए, हमारे साथ दोस्ती करके आपको इतनी एवेन्यूज हैं जो पाकिस्तान के साथ आप क्या करते हैं।
चीन ठीक है, आपके दोस्त हैं, चीन ने जो अमेरिका से और यूएसए से बनाए संबंध, पर उसके बाद आज की हालत देखें तो दो देश जो वर्ल्ड में सबसे बड़े पॉपुलेशन के हिसाब से और इकोनॉमी के हिसाब से भी फास्टेस्ट इकोनॉमी है, चाइना और इंडिया, इनको जो है आपस में पाकिस्तान के मसले को लेकर किसी भी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके भी पूरी तरह दूरगामी हित में यही है कि हिंदुस्तान के साथ बेहतर हो, कि उनका ट्रेड भी उसमें है, बिजनेस ठीक उसमें है, है, सब समझ गया बात। मीम अफजल साहब, सीधा सवाल मेरा आपसे है, कांग्रेस ने आज साफ साफ मांग की है कि दो पहल भारत ने खुद से नहीं की, एक तो आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाए और दूसरा मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया जाए। क्या ये सरकार को तुरंत करना चाहिए? आप खुद कूटनीतिज्ञ रहे हैं, क्या इसकी गुंजाइश और जरूरत बनती है? ये दो कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि पहली बात तो आपने इसमें बड़ा अहम सवाल उठाया है कि जो भाषण हुआ बहुत अच्छा था, उसकी मैंने तारीफ की और आप ही के चैनल पे उसको दिखाया गया था। यकीनन सुषमा स्वराज एक मंझी हुई सियासतदान हैं और उन्होंने 20 मिनट की एक तकरीर में अपनी तकरीबन पूरे देश का केस बहुत अच्छे ढंग से सामने रखा। लेकिन आप ही ने यह सवाल उठाया है कि क्या आगे इससे पाकिस्तान कोई सबक लेने वाला है? मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान इससे कोई सबक लेने वाला नहीं है और ये हम बार बार देख चुके हैं। जो आज अलग थलग करने की बात हो रही है, आप याद कीजिए, जिस वक्त 26/11 हुआ तो क्या पाकिस्तान अलग थलग दिखाई नहीं दे रहा था? जिस वक्त पार्लियामेंट पर हमला हुआ क्या पाकिस्तान अलग थलग दिखाई नहीं दे रहा था? उसके बावजूद भी उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। मौजूदा सरकार को हमने क्रिटिसाइज किया कई बार कि आप पाकिस्तान के साथ रिश्तों में बहुत एहतियात के साथ कदम बढ़ाएं, लेकिन प्रधानमंत्री ने ज्यादा जेस्चर शो करते हुए सबसे पहले उनको दावत दी आने की, उसके बाद बातचीत का सिलसिला भी बढ़ाने की कोशिश की, यहां तक कि बिना दावत के या बगैर किसी न्योते के वो पाकिस्तान भी चले गए। और आज उसके बदले में सुषमा जी को पार्लियामेंट यूनाइटेड नेशंस में ये कहना पड़ा कि हमने दोस्ती का हाथ बहुत बढ़ाया, लेकिन जवाब में हमको क्या मिला? पठानकोट, उड़ी और एक आदमी का नाम लिया उन्होंने जो आतंकवादी है, एक जिंदा सबूत है। इससे ज्यादा यूनाइटेड नेशंस में और क्या कहा जा सकता था? लेकिन सवाल यह है कि आज जिन देशों से हम ये उम्मीद कर रहे हैं, 193 मुल्कों से, कि वो हमारा साथ दें, वो पाकिस्तान का नाम लेते हुए कतराते हैं। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि हम आतंकवाद को कंडेम करते हैं, हम आतंकवाद की लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। हमको ये समझना पड़ेगा ये कौन सी स्थिति है और हमारी डिप्लोमेसी के अंदर कोई कमी है कि हम अलग अलग देशों को कन्विंस नहीं करें। 193 में से तकरीबन 150 जगह पर हमारे अपने एम्बेसीज हैं, हमारा अपने मिशंस हैं और बाकी जगहों पर भी हमारे दूसरे लोग काम कर रहे हैं और उन मिशंस के लोग उसके भी जिम्मेदार हैं। तो भारत के पास एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल डिप्लोमेसी में, बिल्कुल। और मैं आपको ये भी बता दूं भारत के बारे में कि शायद दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो कम से कम लोगों के साथ अच्छी से अच्छी कूटनीति करता रहा है। उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अंडरमाइन नहीं बीमारी देख रहा हूं, बिल्कुल अंडरमाइन नहीं करेंगे, जब भी लेकिन हमारे ब्रेक भारतीय के बाद जनता पार्टी के मेरे लिए ब्रेक कूटनीति पर जो बात मेरे पर ब्रेक का बड़ा दबाव है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं शहनवाज जी से पूछूंगा कि दो कदम जो भारत के कंट्रोल में है उसको उठाने में भारत की दिक्कत क्या है। ब्रेक के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन और इकोनॉमिक सेंचुरी है या फिर रणनीति का हिस्सा। शहनवाज हुसैन साहब ने ब्रेक से पहले कहा कि सेना का काम सेना करेगी और कूटनीति का काम हम लोग करेंगे। वाकई सरकार का काम कूटनीति भी करना होता है, लेकिन शहनवाज जी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जो काम भारत के हाथ में है वो भारत क्यों नहीं करते था। मसलन आर्थिक प्रतिबंध लगा दे पाकिस्तान में, पाकिस्तान को जो पाकिस्तान के जो साथ व्यापार होता है उसको रद्द कर दे, क्यों लाहौर से दिल्ली बस चल रही है, लोग इस पर भी आश्चर्य कर रहे हैं कि वो आतंकी भेजते हैं और हम बस भेज रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या ये डायरेक्ट कदम उठाने में सरकार की हिचक क्या है? इससे पाकिस्तान पर न केवल दबाव बढ़ेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत को भी मालूम पड़ेगा कि भारत ने डाला है कि उनका कंधा टूट रहा है।
दबाव तो बहुत है और जो चीजें करनी है, मैंने कहा कि मैं पहले से वो चीजें नहीं कहना चाहता जो हमारी सरकार को तय करके कहना है। एक बात याद रखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जब नहीं बोला तो उससे पहले कुछ लोग थे जो कहते थे वो बोल नहीं रहे। उन्होंने अपनी बात जब कोझिकोड में अपनी सभा के अंदर साफ की, मन की बात में उन्होंने अपनी बात साफ की। पहले दिन उन्होंने कहा था कि हमारे शहीदों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, उसको हम भूलेंगे नहीं। दूसरी बात आप ये भी देखिए दीपक जी कि पिछले महीनों में हमने कम से कम 117 आतंकी उनके मार गिराए हैं, जो उन्होंने कोशिश की। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कभी मारे नहीं गए जितने हमने मार गिराए। अब बात यह है कि भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लेना चाहिए। ऐसे भी हमारा कोई वो बिजनेस के लिए दिया गया एक पंक्ति रहती है और वो हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन है भी नहीं। और कई चीजें हैं जो जब 2002 में आपको याद होगा जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था तो उस वक्त हमने पाकिस्तान के जहाजों को भारत से उड़ने पर भी पाबंदी लगा दी थी। मैं ही सिविल एविएशन मिनिस्टर था, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने वो निर्णय किया था। अभी सरकार कई पहलू पर पूरा गहन विचार विमर्श कर रही है और जो निर्णय करना है वो सरकार करेगी। इसलिए मैंने कहा सरकार पर, प्रधानमंत्री पर और देश की सेना पर भरोसा रखना चाहिए। और जैसा पैनल में RSN सिंह साहब ने और सुरेंद्र जी ने जो बात कही थी पहले, उसी की मैं तायीद करते हुए कि हमें एक स्वर में रहना चाहिए। ठीक है, हमें एक स्वर में रहना चाहिए। लेकिन सिंह साहब यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार की आलोचना करते करते ये नहीं लगता कि हम स्वर अलग कर लेते हैं। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन जो गलतियां की उसका जवाब उसको देना है, शायद उसको इकट्ठे और एकजुट होकर। लेकिन एक लेमैन के समझने के लिए हम दुनिया से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दो। क्या भारत ने अभी तक पाकिस्तान को अलग थलग किया है? मसलन अभी भी हमारे राजनयिक उनके साथ हैं, अभी भी क्या हमने अपनी एम्बेसी को स्केल डाउन किया है? क्या हमने उनके एम्बेसडर को जाने को बोला है? क्या हमने उनकी तरफ किसी तरह के सैंक्शंस लगाए हैं? क्या हमने उन पर किसी भी तरह की विजिबल सीधी कार्रवाई की है? मैं फौजी कार्रवाई या इसके मैं जाना भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई युद्ध हो जाए, या युद्ध भी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सॉल्यूशन हमेशा बातचीत ही होता है। तो मैं आपसे सीधे जानना चाहता हूं कि जब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे उन पर, तब तक हम दूसरों पर कैसे पॉजिटिव दबाव डाल सकते हैं? मेरा 3 इशू है, आर्थिक प्रतिबंध, लाहौर बस सेवा और तीसरा इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए, एक आपने 2 चीजें इसमें मुख्य तौर पे आपने गौर फरमाने को कहा। एक है कूटनीति और दूसरी है कार्रवाई। तो मुझे ऐसा मेरा अपना मानना है कि ऐसे वक्त में और जो जियोपॉलिटिकल हालात है, कूटनीति इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने दुनिया में ऐसा मोड़ नहीं देखा है कभी। देखिए, आप जब आप बोलते हैं कि आप अपना केस इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रेजेंट कीजिए, आप किसके पास प्रेजेंट कर रहे हैं? आप USA, NATO, आप वेस्टर्न कंट्रीज को मीन कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड के पेकिंग ऑर्डर में जहां तक UN का ये है, ये सबको मालूम है कि उनका वर्चस्व क्या है। अब ये जो तमाम देश हैं, अगर इस तरफ हम हैं पाकिस्तान के, तो उस तरफ अफगानिस्तान में वो है, और वो भी अभी तक 4,000 और 5,000 के बीच में अपने पर्सनल खो चुके हैं वहां पर। उन्होंने, अमेरिका ने जाने गंवाई है वहां पर। तो अगर जान गंवाने के बाद भी अगर हम अगर पाकिस्तान को सर्कमस्क्राइब ना कर सके, इसके बावजूद कि दुनिया में जितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं, वो हो रहे हैं, जिहादी अटैक्स, आपको कहीं ना कोई उसमें फुटप्रिंट्स पाकिस्तान के मिलेंगे, कनेक्शन या कनेक्शन मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर दुनिया अगर पाकिस्तान को रिस्ट्रेन नहीं करती है, तो मैं तो कहूंगा ये सारे मुल्क जो है, ये वेस्टर्न कंट्रीज अपने ही मुल्क के खिलाफ गद्दारी करेंगे। पहली बात। दूसरी बात कार्रवाई की। देखिए, मैं ये नहीं जानता कि युद्ध की बात जो कह रही है, ये जो हमला जो था यहां पे, जो उरी में हुआ, अगर कोई उसको ये कहता है कि ये टेररिस्ट अटैक था,
वो देश के साथ, हमारे मुल्क के साथ बड़ी बेइंसाफी होगी। इट वॉज एन एक्ट ऑफ वॉर। आज ही की खबर है साहब, आज की खबर है, उस पर मेरा रिएक्शन भी मांगा गया कि 17 कैंप्स जो है पीओके में, उसको शिफ्ट करके वो रिहायशी इलाकों के नजदीक कर दिया गया। रिहायशी इलाकों के, और ये सर्जिकल स्ट्राइक ये सेना के द्वारा आयोजित हुआ। तो अब भी आपको ये शक है? तो युद्ध तो डिक्लेयर किया जा चुका है हम पर। अब है कार्रवाई की बात। कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? देखिए, जब कुछ फौजी लोग बोलते हैं ना, देखिए मैं फौज में भी रहा हूं, मैं रॉ में भी काम किया हूं, मैं डिप्लोमेट्स के भी साथ बहुत काम किया हूं मैं, तो मैं आपको इतना बता दूं कि जब भी आप कोई निर्णय ले ऐसे या ऐसे आम जिंदगी में, तो ये जरूर पूछ लेना चाहिए एक बार कि अगर मैं ये कार्रवाई नहीं करूंगा तो क्या होगा। तो आप कार्रवाई अगर नहीं करेंगे, देन बी प्रिपेयर्ड फॉर ए नेक्स्ट बिग अटैक, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो साउथ एशिया में आपकी क्या शाख होगी, बाकी तो दुनिया में छोड़ दो आप, आपको कोई सीरियसली लेने वाला नहीं है। आप कार्रवाई नहीं करोगे तो देश का क्या मनोबल होगा, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। आप कार्रवाई नहीं करोगे तो आप जो ये आप कह रहे हो कि हम रीजनल पावर हैं, उसके बारे में भी आपको सोचना होगा। पूरी दुनिया आपको देखते साहब, देखिए एक आधा मिनट में और समय लूंगा। जब भी मैंने साउथ एशिया के लोगों से बात किया, कंट्रीज के, तो एक बात वो हमेशा, पाकिस्तान के लोग हों चाहे और भी जो हमारे पड़ोसी, वो आपको चीन ने ये जो सबक सिखाया था, वो चीज आपको मैं बता दूं, जो जानकार है, जो मैंने नेपाल पे किताब लिखी है, 1962 वॉर के बाद नेपाल के रवैये में बिल्कुल बदलाव आ गया था हिंदुस्तान की तरफ। आज भी कई हमारे मुल्क है, समय समय पर कोई चाइना कार्ड खेलता है, कोई पाकिस्तान। तो इसलिए अगर आप इकोनॉमिक पावर बनना चाहते हैं तो पहले तो अपने देश को, जो अभी ब्रेक में बात हो रही थी, देश को महफूज कीजिए। तो इसीलिए जो भी मैंने कुछ चंद आपको कारण मैंने आपके सामने पेश किए कि क्यों कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों कार्रवाई होनी चाहिए, इसके कारण। लेकिन सुरन जी, मैं फिर वही सवाल जानना चाहता हूं, सीधी कूटनीतिक कार्रवाई करने में हमको दिक्कत क्या है? कार्रवाई के बारे में मैं समर्थन कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई बोल रहा हूं, कूटनीतिक भी हो रही है, मैं नहीं कह रहा नहीं, बिल्कुल हर इतने देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही, किस देशों, ये सब बातें जो उजागर नहीं हो सकती, टेलीविजन में नहीं बताया जा सकता। कार्रवाई की सिंह साहब बातों में आगे बढ़ाना चाहता हूं। कार्रवाई समर्थन करते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, पर प्रधानमंत्री ने क्या, कार्रवाई हम अपना डिसाइड करें कब और किस तरीके से करेंगे। एलिमेंट और सरप्राइज बहुत जरूरी है, नहीं बिल्कुल जरूरी है, इसमें पाकिस्तान की सारी आर्मी अलर्ट में है। आप क्या इस कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करना चाहते हैं या इसको आप इफेक्टिवली काउंटर करना चाहते हैं? तो कार्रवाई होगी, बट एट द टाइम ऑफ चूजिंग मैनर इन विच वी वांट टू चूज। कूटनीतिक हमारे जितने भी बड़े बड़े राष्ट्र बात की, यूरोप है, यूएस है, और खास करके दो देश जिनका पाकिस्तान के ऊपर प्रभाव है, उनसे भी हमारी काफी बातचीत चल रही है। आजकल पब्लिक ओपिनियन जो वर्ल्ड में बदल रहा है, वो अपने आप नहीं बदल रहा। हमारे कार्य कूटनीतिक जहां भी है, अपने लेवल पर उस स्तर पर उनके साथ बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे ये माहौल इस तरह का बन रहा है, वो शायद ओपनली पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट नहीं कहेंगे, पर उनके जो है मन के अंदर है कि जो भारत कह रहा है इसमें सच्चाई है, वो भारत जो एक्यूजेशन लगा रहा है इसमें सच्चाई है, इसमें सच्चाई है। मैं सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने कल जिस तरह से पाकिस्तान के हुक्मरानों तो उसको तो लताड़ा, पाकिस्तान की जनता से भी बात करी, आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान में वहां की जनता अपनी चुनी हुई सरकार या मिलिट्री पे कोई दबाव बना सकती है, जिस तरह की बात प्रधानमंत्री ने पहुंचाने की या जताने की कोशिश की है? बिल्कुल नहीं पहुंचा सकती। पाकिस्तान के अंदर नाम की डेमोक्रेसी है। मैं अभी कुछ बातें कहने से पहले कांग्रेस पार्टी की एक बात को दोहराना चाहता हूं कि हमने आज क्या डिमांड की है। हमारी तरफ से डिमांड मैं आपको बताता हूं, 9 दिन हो गए आज उड़ी के हमले को। मैं कई चैनल्स पर आया, मुझसे पूछा गया कि आप बताइए कि क्या एक्शन होना चाहिए। मैंने कहा सरकार बहुत अच्छी तरह से जानती है क्या एक्शन होना चाहिए। मेरा इशारा बिल्कुल जंग की तरफ नहीं था, लेकिन मैं उसको कहना नहीं चाहता था, इसलिए कि मैं अपनी पार्टी की पॉलिसी से बंधा हुआ हूं।
जब तक मेरी पार्टी कोई पहल ना करे मैं नहीं बता सकता हूं, चाहे मेरे जहन में कुछ भी बात हो। आज कांग्रेस पार्टी ने जो डिमांड की है उसको जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। उन्होंने कहा है कि आपको 2 दिन के लिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाना चाहिए और मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है उसे खत्म करना चाहिए और इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना चाहिए। लेकिन यह काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं। ये एक डेमोक्रेसी है, इसके अंदर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पर जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। इसलिए कि अपोजिशन जमातों ने एक बात शुरू में ही कही है कि इस इशू को लेकर के हम सबके सब सरकार के साथ खड़े हैं, बशर्ते कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए। आज कांग्रेस पार्टी ने इसमें पहल की है और ठोस कदम बता दिया है। अब और आपने भी ये बात कही और आप भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये कदम उठाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जब हालात इस हद तक आ गए हैं तो ये कदम उठाया जा सकता है। आपने इंडस ट्रीटी वाटर की भी बात की, जिस पर आज प्रधानमंत्री ने समीक्षा की है। मेरी अपनी जानकारी और तजुर्बे के मुताबिक मैं ये कह सकता हूं कि 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया, तब भी इस तरह की कोई बात नहीं की गई। ये हमारा बड़ापन भी था और ये मेरा ख्याल है कूटनीति का एक बहुत अच्छा उदाहरण भी था। ठीक बात है कि हमने पाकिस्तान को सबक भी सिखाया और वो काम हमने नहीं किया जिसको करने के बाद हम सारे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स को लेकर के, पानी के मसले को लेकर के तनकीद का शिकार हूं। आज अगर हम पानी पिला देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, वो देखें। ठीक है, ब्रेक के लिए रुकेगा, लेकिन ब्रेक के बाद मैं शहनवाज जी से सवाल जरूर पूछूंगा कि क्या सरकार पार्लियामेंट का सत्र बुलाएगी, क्या मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेगी और क्या आर्थिक प्रतिबंध लगाएगी, क्योंकि देश की सबसे मुख्य अपोजिशन पार्टी ने आज ये 3 डिमांड करी है जो मीम अफजल साहब ने उठाई है। ब्रेक के पार्टी की तरफ से मीम अफजल साहब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने सवाल उठाया था कि कांग्रेस ने 3 मांगे की हैं। तो 2 दिन के पार्लियामेंट के सेशन बुला करके हालात को डिस्कस किया जाए, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया जाए और तीसरा पाकिस्तान पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया जाए। हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ हमारा व्यापार उतना बड़ा नहीं है जितना बाकी देशों के साथ होता है, लेकिन ये सिंबॉलिक तो होगा। क्या ये कदम उठाएगी शहनवाज जी सरकार? पार्लियामेंट का सेशन बुलाने में तो किसी तरह की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखिए, कांग्रेस को बयानों के जरिए ये सब मांग नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस क्या चाहती है जाकर बात करना चाहिए सरकार से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पर सेशन बुलाकर क्या तय करना है, अभी तुरंत सेशन क्यों बुलाया जाना चाहिए? क्या मैंडेट सरकार के पास नहीं है? पूरा मैंडेट सरकार के पास है। सरकार, सेना, इंटेलिजेंस के लोग जो कुछ भी बातचीत कर रहे हैं, घंटों घंटों मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 2-2 घंटा 3-3 घंटा इस पर बातचीत कर रहे हैं सब लोगों से। और अगर इस पर एक तरफ तो कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी कह रहे हैं लच्छेदार भाषणों से कुछ नहीं होगा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं पार्लियामेंट बुलाओ, वहां हम लच्छेदार देंगे। ये तो नहीं होगा ना। फिर कट गया। आपको जो बातचीत करनी है आपको जरूर विश्वास में लिया जाएगा। आपको कभी भी विश्वास में नहीं लिया जाएगा ऐसा नहीं, क्योंकि ये मामला 2 पार्टियों के बीच का नहीं है, ये मामला 2 मुल्कों के बीच का है। और आप हमारे हैं, मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हो या ना हो, लेकिन संसद में बड़ी पार्टी है, तो जरूर विचार विमर्श करेंगे, कोई जो जरूरत होगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि दीपक जी कि ऐसा ना हो कि जो चर्चा होनी है या सरकार कर रही, थोड़ा सरकार को वक्त देना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि 9 दिन हो गए। अब 9 दिन हो गए हमारे लिए, तो आपके लिए 9 दिन है, हमारे लिए तो बहुत दिन हो गए हैं। हम तो बहुत, जिस तरह का माहौल है उसमें सरकार, प्रधानमंत्री बोले आज यूएन जनरल असेंबली थी, तो नवाज शरीफ के बोलने के बाद आज ही हमारा मौका आया था। उसके बाद अब सरकार के हाथ में सब चीजें हैं। मैं बहुत खुल के चीजें नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मुझे पूरा भरोसा
अपने प्रधानमंत्री, अपने सरकार और अपनी सेना पे है। नहीं, पूरे देश को मुझे भरोसा है सर, रंजीत अपनी कुमार सरकार पे तो भी किसको कोई भरोसा शक नहीं होगा, शुबा नहीं। पूरे देश को भरोसा है। सिंह साहब, नुक्ते एक के कंक्लूजन बराबर भी आपको शक क्या लगता शुबा है, नहीं। क्या होना चाहिए? क्या हम यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं? ये भी एक फैक्टर है। नहीं, वो जरूर फैक्टर इन किया होगा, लेकिन मैं एक आपको ये जो अफजल साहब ने इंडस वाटर वाला जो मुद्दा उठाया, देखो बाकी जो लड़ाइयां पहले हुई थी वो न्यूक्लियर शैडो में नहीं था। अभी पानी को आप परमाणु उससे आप जोड़ के देखें कि पाकिस्तान हर प्रॉक्सी वॉर करने के बाद वो आपको न्यूक्लियर थ्रेट देता है, तो आपको चूज करना है परमाणु या पानी, या परमाणु धमकी वो देना बंद करे, जिहादी कैंप्स बंद करे, पूरा का पूरा मतलब ये पानी की बात होगी ही नहीं। तो ये इसको हालात अभी बदल गए। ये तो हो नहीं सकता कि आप कह रहे हो कि हम परमाणु हथियार आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और हम कहेंगे लो पानी पियो और हम परमाणु हथियार चलाओ, लो पानी पियो और जिहाद चलाओ। दूसरा, जब ये इंडस वाटर 30 सेकंड में इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन हुआ था तो पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान भी उसका हिस्सा था, तो हमने कोई पूरी होलिस्टिक फैक्टर लेके ये ट्रीटी में गए होंगे। नदियां कुछ इधर भी थी उधर भी थी, अभी पाकिस्तान से वो अलग हो गया, हालात बदल गए। अब वो दूसरी बात है कि पता नहीं वर्ल्ड कम्युनिटी ने उनको क्यों पाकिस्तान का दर्जा दे दिया, सीटें तो इनको ज्यादा मिली थी, इनको मिलनी चाहिए थी। तो इसमें रिव्यू का भी स्कोप है, और हमने तो केवल लेजिटिमेट एक्शंस का बात किया है। ठीक है, ठीक है। तो सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि सीधी कार्रवाई में देरी, वाकई ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की ये रणनीति है, और अगर नहीं है तो भी सरकार पर इस बात का दबाव है कि कूटनीतिक कम से कम सीधी कार्रवाई करती हुई दिखाई दे सरकार। टू राइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन